क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा संगठन है जिसने न सिर्फ मैक्सिको की सड़कों को खून से रंगा, बल्कि अमेरिका जैसे देश को भी झुकने पर मजबूर कर दिया? ये कोई सेना नहीं, कोई सरकार नहीं, बल्कि एक ड्रग कार्टेल है, सिनालो कार्टेल। ये वही कार्टेल है जिसे अमेरिकी एजेंसियां, FBI और DEA दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रग तस्कर संगठन कहती है। सिनालो कार्टेल ने पिछले 3 दशकों में पूरी दुनिया में ड्रग्स का एक अंडरवर्ल्ड साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसमें कोलंबिया की कोकीन, अफगानिस्तान की अफीम और अमेरिका की सड़कों पर बिकने वाला जहर, फेंटनिल शामिल है। इसका नेटवर्क सिर्फ मैक्सिको तक सीमित नहीं है। ये कार्टेल अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक फैल चुका है, और इसका असर सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं। सत्ता, राजनीति, पुलिस और इंसानियत सब इसकी गिरफ्त में है। साल 2022 में अमेरिका में फेंटेनाइल ओवरडोज से करीब 70,000 लोग मारे गए। CDC और DEA की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से बड़ी मात्रा की फेंटेनाइल की सप्लाई सिनालोआ कार्टेल के जरिए हुई थी। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि उस अंधेरे साम्राज्य की झलक है जिसकी जड़ें अब सरकारों और सीमाओं से भी परे जा चुकी है। सिनालो कार्टेल की कहानी की जड़ें 1980 के दशक में छुपी है, जब मेक्सिको में ड्रग व्यापार ने संगठित अपराध का रूप लेना शुरू किया। उस दौर में एक नाम तेजी से उभरा, मिगेल एंजल फीलिक्स गैलाडो, एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिसने बहुत जल्द खुद को ड्रग व्यापार का गॉडफादर साबित कर दिया। गैलाडो ने ग्वादलजरा कार्टेल की स्थापना की, जो उस समय मेक्सिको का सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेल था। उसे अपराध की दुनिया में एल पेड्रिनो यानी गॉडफादर के नाम से जाना जाता था। ग्वादलजरा कार्टेल ने कोलंबिया की कुख्यात मेडलिन कार्टेल के साथ गठजोड़ कर कोकीन को अमेरिका तक पहुंचाने का नेटवर्क खड़ा किया। उस समय मैक्सिको सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट था, लेकिन गैलाडो ने इसे स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन हब में बदल दिया। फरवरी 1985 में अमेरिका के DEA, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंट एनरिके किकी कैमरीना का अपहरण कर लिया गया। उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया और आखिरकार हत्या कर दी गई। उनका जुर्म, उन्होंने ग्वादलजरा कार्टेल के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे और एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ करने वाले थे। उनकी हत्या से अमेरिका में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन लेंदा नाम का अब तक का सबसे बड़ा DEA अभियान शुरू हुआ, जिसका एक ही लक्ष्य था, किकी कैमारिना के हत्यारों को पकड़ना। इस घटना ने अमेरिका और मेक्सिको के बीच ड्रग वॉर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। गैलाडो को 1989 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ग्वादलजरा कार्टेल का विक्टिम हो गया और उससे कई नए कार्टेल्स बने, जिनमें सबसे खतरनाक और ताकतवर निकला सिनालो कार्टेल। इस नए कार्टेल की कमान संभाली जोक्विन एल चापो गुजमान, जो बाद में दुनिया का सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड बना। हेक्टर लुइस एल गैरो पाल्मा सलाजार, जो बेहद हिंसक और क्रूर ऑपरेटर था। इस्माइल एल मायो जम्बादा, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसे आज तक कभी पकड़ा नहीं जा सका। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा कार्टेल बनाया जो आने वाले दशकों में ड्रग तस्करी, हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का पर्याय बन गया। दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड की कहानी एक गरीब गांव से शुरू होती है, जोक्विन आर्किवाल्डो गुजमान लोरा, जिसे पूरी दुनिया आज एल चापो के नाम से जानती है। इस नाम का मतलब है छोटा कद वाला, लेकिन उसके अपराधों की ऊंचाई इतनी बड़ी थी कि उसने मैक्सिको और अमेरिका दोनों को हिला दिया। एल चापो का जन्म 4 अप्रैल 1957 को लाट्यूना, बदिरागुएतो, सिनालो, मेक्सिको में हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसका पिता अफीम उगाने वाला था, जो खुद भी तस्करी में शामिल था। किशोरावस्था में ही जोक्विन ने मारिजुआना और अफीम की तस्करी में कदम रख दिया। धीरे धीरे वो ग्वादलजरा कार्टेल के एक ऑपरेटर मिगेल एंजल फीलिक्स गैलाडो के लिए काम करने लगा। वहीं से उसने सीखा कि ड्रग तस्करी सिर्फ क्राइम नहीं, एक रणनीति होती है। गैलाडो की गिरफ्तारी के बाद जब ग्वादलजरा कार्टेल बिखरा,
तब एल चापो ने सिनालो कार्टेल की बागडोर अपने हाथों में ली। उसने ड्रग्स तस्करी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने टनल्स, सर्विलेंस प्रूफ टनल्स, खुदवाना शुरू किया जो अमेरिका की सीमा के नीचे तक जाते थे। ड्रग्स की खेप को रेफ्रिजरेटर ट्रकों, शिपमेंट कंटेनरों और यहां तक कि पनडुब्बियों में भरकर भेजा जाता था। उसकी सोच बेहद प्रोफेशनल थी। वह हर खेप को समय, सुरक्षा और गोपनीयता के साथ डिलीवर करता था। 24 मई 1993 गुदलजरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा मर्डर हुआ जिसने एल चापो को पहली बार दुनिया की नज़र में ला दिया। मेक्सिको के कैथलिक चर्च के कार्डिनल वान जीसस पोसदास ओकैम्पो को कार में गोलियों से भून दिया गया। सरकारी बयान के अनुसार एल चापो गुजमान और उसके दुश्मन अरेलानो फीलिक्स कार्टेल के बीच गोलीबारी चल रही थी और कार्डिनल को गलती से मारा गया। लेकिन इस बयान पर सवाल उठे। कई लोगों का मानना था कि कार्डिनल जानबूझकर मारे गए क्योंकि वे कार्टेल्स और राजनीति की सांठगांठ की जानकारी रखते थे। इस घटना ने एल चापो को इंटरपोल और अमेरिका की नज़र में खतरनाक अपराधी बना दिया। कार्डिनल की हत्या के बाद एल चापो को 1993 में ग्वाटेमाला से गिरफ्तार किया गया और मैक्सिको लाया गया। उसे 20 साल की सजा हुई और प्यूएंट ग्रैंड जेल भेजा गया, जिसे उस समय मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल माना जाता था। लेकिन एल चापो जेल के अंदर भी कार्टेल को चलाता रहा। उसने अधिकारियों को रिश्वत दी, सुविधाएं खरीदीं और धीरे धीरे जेल में एक छोटा साम्राज्य खड़ा कर लिया। 19 जनवरी 2001 को उसने इतिहास रच दिया। एल चापो जेल से भाग गया, वो भी लॉन्ड्री ट्रॉली, लॉन्ड्री कार्ट में छुपकर। इस फरारी को मेक्सिको की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलताओं में से एक माना गया। उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल, डीए और मैक्सिकन सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन एल चापो 13 साल तक फरार रहा और इस दौरान उसने सिनालो कार्टेल को दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रग सिंडिकेट बना दिया। एल चापो अब सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड नहीं था, वो बन चुका था एक कुख्यात किंवदंती, जिसके नाम से अमेरिका, मेक्सिको और दुनिया की एजेंसियां भी डरने लगी थी। सिनालो कार्टेल को अगर सिर्फ मेक्सिकन ड्रग संगठन कहा जाए तो यह बहुत छोटी परिभाषा होगी। असल में यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन है जिसकी पहुंच चारों महाद्वीपों तक है। इसका नेटवर्क ड्रग्स की खेती से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्मगलिंग और अमेरिका जैसे देशों में डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ है। सिनालो कार्टेल ने 2000 के दशक में कोलंबिया के कुख्यात कार्टेल्स जैसे नोट देल वाले कार्टेल और रास्ट्रोजोस से सीधे संपर्क स्थापित किया। 2010 में कोलंबिया और मैक्सिको के बीच हुई खुफिया डील्स में सिनालो कार्टेल ने दक्षिण अमेरिकी कोकीन के व्यापार पर भारी पकड़ बना ली। उन्होंने वहां की फसलें खरीदी, रिफाइनिंग लैब्स को फंड किया और ट्रांसपोर्ट का जिम्मा खुद उठाया। इसके बदले में कोलंबियाई तस्कर सुरक्षित पासेज और पैसे में हिस्सेदारी पाते थे। हालांकि अफगानिस्तान और मेक्सिको के बीच सीधा संबंध कम दिखाई देता है, लेकिन अमेरिकी और अनॉक यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि अफगान अफीम और हेरोइन पाकिस्तान और ईरान जैसे रास्तों से होकर मेक्सिको पहुंचती है, जहां इसे प्रोसेस कर अमेरिका में भेजा जाता है। सिनालो कार्टेल की अफीम पर पकड़ इतनी मजबूत है कि मेक्सिको में उगाई जाने वाली अफीम का एक बड़ा हिस्सा इसके नियंत्रण में है और अफगान सप्लाई इसे वैश्विक स्केल देती है। डीए, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार सिनालो कार्टेल अमेरिका के 50 में से कम 40 राज्यों में सक्रिय है। उनका नेटवर्क फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे बड़े स्टेट्स में स्थापित है। वे स्थानीय गैंग्स के साथ साझेदारी करते हैं जो इन ड्रग्स को शहरों में बांटते हैं। कार्टेल ने हब सिटीज बनाए हैं जैसे शिकागो, फीनिक्स, एटलांटा, जहां से ड्रग्स पूरे देश में फैलती हैं। 2015 में शिकागो क्राइम कमीशन ने एल चापो को पब्लिक एनिमी नो. 1 घोषित किया, जो पहले सिर्फ अल कपोन को मिला था। इंटरपोल और यूरोपोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक
सिनालो कार्टेल ने स्पेन, नीदरलैंड्स और बेल्जियम में कोकीन सप्लाई चेन सेट की है। 2011 में स्पेन में कार्टेल के लिंक से जुड़ा 3 टन कोकीन का जखीरा पकड़ा गया। अफ्रीका के पश्चिमी तट जैसे नाइजीरिया, घाना और बेनिन को कार्टेल ट्रांजिट रूट्स की तरह इस्तेमाल करता है। सिनालो कार्टेल अब सिर्फ एक गैंग नहीं, यह एक ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ क्राइम है, जिसका नेटवर्क दुनिया के कोने कोने में मौजूद है और जिसका लक्ष्य है मुनाफा, चाहे किसी की भी जान जाए। सिनालो कार्टेल की सबसे खतरनाक और प्रभावशाली ताकत सिर्फ उनके नेटवर्क में नहीं, बल्कि उनके तस्करी के तरीकों में भी छिपी है। ये संगठन पारंपरिक ट्रकों से लेकर हाईटेक पनडुब्बियों, ड्रोन और भूमिगत सुरंगों तक हर साधन का उपयोग करता है। यही तकनीकी उन्नति उन्हें दूसरे कार्टेल्स से अलग और अधिक प्रभावशाली बनाती है। सिनालो कार्टेल ने अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के नीचे कई भूमिगत सुरंगें बनाई हैं, जिन्हें नार्को टनल्स कहा जाता है। ये सुरंगें इतनी अत्याधुनिक होती हैं कि इनमें बिजली, वेंटिलेशन सिस्टम और रेल ट्रैक तक मौजूद होते हैं। 2011 में सैन डिएगो तिजुआना सुरंग की खोज की गई थी, जो लगभग 600 मीटर लंबी थी। इसमें लाइटिंग, हवादार सिस्टम और रेल लाइन मौजूद थी। इसे गोदाम से गोदाम तक जोड़ा गया था, एक अमेरिका में, एक मैक्सिको में। सिनालो कार्टेल ने ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है, खासकर फेंटेनाइल और कोकीन की छोटी खेप को सीमा पार पहुंचाने के लिए। यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने 2020 और 2021 के बीच कई ऐसे ड्रोन पकड़े जो 2-5 किलो ड्रग्स ले जा रहे थे। कार्टेल ने सेमी सबमर्सिबल पनडुब्बियों का भी प्रयोग किया है, जो लगभग पूरी तरह पानी के नीचे रहती हैं और रडार से पकड़ में नहीं आती। ये मुख्यतः कोलंबिया से मेक्सिको और फिर अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए प्रयोग होती हैं। डीए रिपोर्ट के अनुसार कई बार इन पनडुब्बियों में 5 से 10 टन तक कोकीन भरी होती है और एक यात्रा में करोड़ों डॉलर की खेप पहुंचाई जाती है। ट्रकों और शिपिंग कंटेनर्स के जरिए भी हजारों किलो ड्रग्स हर महीने अमेरिका भेजी जाती हैं। इन ट्रकों को अक्सर ड्यूल वॉल्स या फ्लोर कंपार्टमेंट्स में छुपाकर इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में 3.5 टन फेंटेनाइल जब्त की गई थी, जिसकी कीमत बाजार में $100 मिलियन से अधिक थी। यूएसडीए का मानना है कि यह खेप एल चापो के बेटे ओविडियो गुजमान लोपेस के नेटवर्क से जुड़ी थी। सिनालो कार्टेल के ये उन्नत तस्करी के तरीके इसे केवल एक ड्रग कार्टेल नहीं बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संस्था बनाते हैं, जो हर तकनीकी साधन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। सिनालो कार्टेल की ताकत सिर्फ उसकी हिंसक क्षमता या ड्रग मॉनिटरी नहीं है, बल्कि उसकी सरकारों, पुलिस और सेना में घुसी सांठगांठ भी है। इस कार्टेल ने वर्षों तक पुलिस, न्यायपालिका, सेना और राजनेताओं तक को खरीदकर अपना संरक्षण सुनिश्चित किया। एल चापो के अमेरिकी ट्रायल में जीसस बादा गार्सिया ने गवाही दी कि सिनालो कार्टेल ने गेनरो गार्सिया लूना, जो 2006 से 2012 में मैक्सिको के सुरक्षा सचिव थे, को करोड़ों डॉलर के रिश्वत दिए थे। उन्होंने हर मुलाकात में तकरीबन $6 मिलियन तक नगद भुगतान बताया और संकेत दिया कि राशि सैकड़ों मिलियन तक जा सकती है। एक अन्य गवाही में कहा गया कि एक जनरल को हर महीने $1 लाख दिए जाते थे ताकि भारी मात्रा में कोकीन ट्रांसपोर्ट हो सके। इस तरह कार्टेल ने दोनों फेडरल पुलिस और सेना में समर्थन प्राप्त कर लिया ताकि लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशंस से खुद को बचा सके। एल चापो के ट्रायल में एलेक्स सिफ्यूएंसविला, जो उनके करीबी सहयोगी और सचिव रहे, ने गवाही दी कि एनरिके पेन निएटो ने दिसंबर 2012 में राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने के समय $250 मिलियन की मांग की थी, लेकिन एल चापो ने करीब $100 मिलियन की रिश्वत दी। सिफ्यूएंस ने बताया कि यह भुगतान 2012 के अंत में मनी बैग द्वारा किया गया था, ताकि पेन निएटो की सरकार एल चापो पर कार्रवाई करना बंद कर दे। इस आरोप को पेन निएटो और उसके पूर्व स्टाफ ने सार्वजनिक रूप से फॉल्स एंड डेफेमेटोरी कहते हुए खंडन किया है। एल चापो के ट्रायल में यह स्पष्ट हुआ कि भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत अधिकारियों तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह पूरे सिस्टम में गहराई तक फैला हुआ है। एफबीआई के पूर्व एजेंट आर्चुरो फोन्स ने कहा कि भ्रष्टाचार रैम्पेंट एंड सिस्टेमिक था, जिससे एक प्रक्रिया बन गई थी जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने अपराधियों का संरक्षण किया। इन गवाहियों और सबूतों ने स्पष्ट कर दिया कि सिनालो कार्टेल के लिए राजनीतिक और संस्थागत भ्रष्टाचार की काली तंत्र उन्हें लगभग अछूत बना चुकी है, जिसने उसे न सिर्फ बचाया बल्कि एक वैश्विक आपराधिक संस्था के रूप में और भी अधिक सशक्त बना दिया। सिनालो कार्टेल की कहानी से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई घटनाएं हैं एल चापो की गिरफ्तारी, उनकी पहली और दूसरी फरारियां, और आखिरकार उनका अमेरिका में प्रत्यर्पण। दोनों बार जेल से भागना इसे किसी थ्रिलर फिल्म से भी आगे ले गया। 1993 पहली गिरफ्तारी और 20 साल की सजा। 9 जून 1993 को ग्वाटेमाला में गिरफ्तार किया गया, एक बड़े मैनहंट के बाद। आरोप थे कार्डिनल जुआन जीसस पोसदास ओकैम्पो की हत्या में शामिल होना। उसे मेक्सिको वापस प्रत्यर्पित किया गया और ला पाल्मा बटा प्यूएंट ग्रैंड जेल में रखा गया। वहां उसे 20 साल की सजा दी गई, लेकिन जेल के भीतर उसने व्यापक भ्रष्टाचार और संरचनाओं का इस्तेमाल किया। 2001 पहली फरारी लॉन्ड्री ट्रॉली में छिपकर 19 जनवरी 2001 को उसने पहली बार जेल से भाग निकला। वह लॉन्ड्री ट्रॉली लॉन्ड्री कार्ट में छुपकर गया और सुरक्षा कैमरे डिसेबल कराकर भागा गया। एक जेल अधिकारी फ्रांसिस्को जावियर कैम्बरोज रिवेरा ने ट्रॉली को बाहर निकाला और एल चापो वाहन में बैठा, फिर अचानक गायब हो गया। यह प्यूएंट ग्रैंड जेल में हुआ था। 2014 मजातलन में फिर हुई गिरफ्तारी। लगभग 13 साल तक फरार रहने के बाद फरवरी 2014 में एक रिसोर्ट में मजातलन सिनालो में मेक्सिकन अथॉरिटीज ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। यह दूसरी गिरफ्तारी अमेरिकी सहयोग और खुफिया साझा प्रयासों का परिणाम थी। 2015 अल्टिप्लानो जेल से दूसरी बार फरारी। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग। 11 जुलाई 2015 को एल चापो ने फिर जेल तोड़ दिया, इस बार अल्टिप्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से। वह अपने सेल के शावर क्षेत्र से गायब हो गया, केवल वहां कैमरा ब्लाइंड स्पॉट था। बाद में पता चला कि उसने नीचे 10 मीटर गहरी सुरंग के माध्यम से भागा था। इसमें लाइटिंग, वेंटिलेशन पाइप्स और रेल ट्रैक लगे थे। अंदर एक कस्टम मोटराइज्ड बाइक पड़ी हुई थी, जिससे उसने खुदाई सामग्री और संभवतः खुद को भी ट्रांसपोर्ट किया। सुरंग लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी थी और अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण थी। सुरंग की छत उसे खड़ा करने लायक थी, 1.7 एम ऊंची, 0.75 मीटर्स चौड़ी, और सुरंग का क्रमबद्ध निर्माण सिर्फ 16 महीने में पूरा हुआ था। ऐसी परियोजना आमतौर पर 18-24 महीने में बनती है। 2016 ऑपरेशन ब्लैक स्वान और तीसरी गिरफ्तारी। 8 जनवरी 2016 को ऑपरेशन ब्लैक स्वान, एक संयुक्त अमेरिकी मैक्सिकन मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान एल चापो को लॉस मोचिज, सिनालो में फिर पकड़ा गया। योजना मैक्सिकन नेवी स्पेशल फोर्सेस तैयार की थी, जिसमें यूएस डेल्टा फोर्स और यूएस मार्शल्स ने सहयोग किया। 5 कार्टेल गनमैन मारे गए, 6 घायल हुए और एल चापो पास एक मोटेल के बाहर पकड़ा गया। एम्मा कोरोनेल एस्पुरो, जेल ब्रेक में सहयोग। एल चापो की पत्नी एम्मा कोरोनेल एस्पुरो पर आरोप था कि उसने 2015 की जेल ब्रेक में सक्रिय मदद की। यूएस न्याय विभाग की गवाही में बताया गया कि उसने एक संपत्ति खरीदी, अल्टिप्लानो जेल के पास जीपीएस चैनल वाच दी और सुरंग खुदाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बाद में ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और सरकार द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों के साथ लेन देन के दोष कबूल किए। 30 नवंबर 2021 को उसे 3 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई और बाद में 31 महीनों तक की सजा पूरी करनी पड़ी। वह 13 सितंबर 2023 को रिहा हुई। एल चापो गुजमान की ये फिल्मी जैसी फरारियां और पुनः गिरफ्तारी। पहली 2001, दूसरी 2015 तक और तीसरी 2016। सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि एक संगठित क्रिमिनल नेटवर्क की व्यवस्थित सामरिक योजना की कहानी कहती हैं।
इन घटनाओं ने दिखाया कि कैसे सिनालो कार्टेल ने हर बाधा को पार करके खुद को एक अटल शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसे पकड़ना इतना मुश्किल था जैसे छाया को पकड़ना। जब जोक्विन एल चापो गुजमान जेल में था, तब भी सिनालो कार्टेल अपना संचालन जारी रखता रहा। उसका नियंत्रण पिता की पीढ़ी से बेटों की पीढ़ी में हस्तांतरित हुआ, विशेषकर लॉस चैपिटोज नामक गुट के रूप में। लॉस चैपिटोज एल चापो के बेटे ओविडियो गुजमान लोपेज, आइवेन आर्किवाल्डो गुजमान सलाजार और जीसस अल्फ्रेडो गुजमान सलाजार को मिलकर लॉस चैपिटोज कहा जाता है। ये नए नेता हैं जो सिनालो कार्टेल के संचालन और व्यापार की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। एल मायो ज़म्बादा अभी भी सक्रिय। इस्माइल एल मायो ज़म्बादा, सिनालो कार्टेल के एक और सहसंस्थापक, इस संगठन में लॉजिस्टिक मास्टरमाइंड के रूप में काम करता रहा। जब तक उसे 25 जुलाई 2024 को यूएस में एल पासो, टेक्सास में गिरफ्तार नहीं किया गया, तब तक वह कभी भी कब्जे या गिरफ्तार नहीं हुआ था। जनवरी 2023, ओविडियो गुजमान की गिरफ्तारी और क्यूलियकिन में युद्ध जैसा माहौल। 5 जनवरी 2023 को सिनालो कार्टेल के एक बड़े ऑपरेशन के दौरान ओविडियो गुजमान को गिरफ्तार किया गया। इसका खामियाजा क्यूलियकिन शहर को भारी लड़ाई के रूप में भुगतना पड़ा। इस ऑपरेशन में 10 सैनिक और 19 कथित कार्टेल सदस्य मारे गए। कार्टेल समर्थकों ने गाड़ियों में आग लगाई, सड़कों को बंद किया और क्यूलियकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गोलीबारी की, जिससे विमान और सैन्य हवाई जहाज़ों को आपात लैंडिंग करनी पड़ी। सरकार ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया और सुरक्षा बहाली के लिए 1000 अतिरिक्त सैनिक भेजे। यह घटना क्यूलियकिन को एक युद्ध क्षेत्र जैसा बना दिया था और स्थानीय व्यापार, स्कूल, यातायात सब कुछ ठप हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि घटना में लगभग 30 लोगों की मौत हुई। कार्टेल पर एल चापो की अनुपस्थिति में भी नियंत्रण कायम। एल चापो की जेल जाने के बाद भी कार्टेल ने खुद को व्यवस्थित रखा। लॉस चैपिटोज और एल मायो दोनों ने अलग अलग गुट बनाकर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन इन गुटों के बीच संघर्ष की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। हाल के घटनाक्रम 25 जुलाई 2024 को एल मायो की गिरफ्तारी ने कार्टेल में विद्रूप गांव की स्थिति पैदा कर दी, जिससे अंदरूनी लड़ाई इनफाइटिंग छिड़ गई। 2025 में रिपोर्ट्स के अनुसार सिनालोआ राज्य में हिंसा अचानक बढ़ गई, जिसमें 1500 से अधिक लोग लापता और सैकड़ों हत्याएं हुईं। एल चापो के बाद भी सिनालो कार्टेल एक सक्रिय और खतरनाक संगठन बना हुआ है, जो बेटों और पुराने संरक्षकों के बीच सत्ता के खेल ने इसे और अधिक विस्फोटक बना दिया है। क्यूलियकिन और पूरे सिनालो क्षेत्र में कानून और व्यवस्था पर इसका गहरा असर बना हुआ है। सिनालो कार्टेल लंबे समय से मेक्सिको का सबसे ताकतवर ड्रग सिंडिकेट रहा है, लेकिन अब इसके प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG), जिसे FBI और DA दोनों ने एक्सट्रीमली वायलेंट और हाईली ऑर्गेनाइज्ड कहा है। CJNG की शुरुआत 2010 में हुई थी और इसकी अगुवाई कर रहा है नेमिसियो ओसेगेरा सर्वांटिस, जिसे एल मेंचो कहा जाता है। एल मेंचो मेक्सिको का सबसे वांछित अपराधी है और अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। सिनालो कार्टेल का नेटवर्क पुराना लेकिन मजबूत है। यह पारंपरिक गठजोड़, रिश्वत और पुराने लॉजिस्टिक चैनलों पर निर्भर करता है। वहीं CJNG तकनीकी रूप से ज्यादा उन्नत है। ये ड्रोन, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और सैन्य हथियारों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है। 2020 में ज़ाकाटेकास, माइकोअकिन और ग्वानाजुआटो राज्यों में दोनों कार्टेल्स की हिंसक भिड़ंतों में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। CJNG ने कई बार मेक्सिकन सेना पर खुलेआम हमले किए हैं, जिनमें सैन्य हेलीकॉप्टर भी गिराए गए। सिनालो कार्टेल ने अपने पुराने क्षेत्रों पर पकड़ बनाए रखने के लिए लॉस चैपिटोज और एल मायो गुटों को एकजुट करने की कोशिश की है, लेकिन CJNG की आक्रामक रणनीति से तनाव लगातार बढ़ रहा है। यह गैंग वॉर सिर्फ मैक्सिको तक सीमित नहीं है। अमेरिका में भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों गैंगों के बीच प्रतिद्वंद्विता देखी जा रही है।
यह संघर्ष आने वाले वर्षों में और हिंसक हो सकता है क्योंकि दोनों गैंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में हैं। सिनालो कार्टेल का असर सिर्फ मेक्सिको तक सीमित नहीं रहा, इसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने पूरी दुनिया में नशे की महामारी फैला दी है, खासकर अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया में। सिनालो कार्टेल और सीजेएनजी दोनों ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में फेंटनिल की तस्करी में जबरदस्त वृद्धि की है। फेंटेनाइल एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो मॉर्फिन से 50 गुना और हीरोइन से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। 2019 से 2023 तक अमेरिका में 1 लाख से अधिक लोग ड्रग ओवरडोज से मारे गए, जिनमें अधिकांश मौतें फेंटेनाइल से हुईं। अमेरिकी डीए ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2022 में एक रिपोर्ट में बताया कि देश में जब्त 60% से अधिक फेंटेनाइल की खेप सिनालो कार्टेल और सीजेएनजी से जुड़ी थी। अमेरिकी स्कूलों, कॉलेजों और वर्कप्लेस में नकली पेनकिलर और एक्सेएनएक्स की गोलियों में फेंटेनाइल मिला होता है, जो कई युवाओं की अचानक मौत का कारण बन रहा है। भारत सीधे तौर पर सिनालो कार्टेल से नहीं जुड़ा, लेकिन हेरोइन नेटवर्क के जरिए नशे का अंतर्राष्ट्रीय तंत्र भारत तक पहुंच चुका है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में हेरोइन की तस्करी गोल्डन क्रिसेंट यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के रास्ते होती है। यह नेटवर्क अब ईस्टर्न यूरोप और मेक्सिकन कार्टेल्स के माध्यम से जुड़ चुका है। भारत में एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पंजाब पुलिस ने कई बार बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, जिनके तार अंतर्राष्ट्रीय माफिया से जुड़े थे। यह दिखाता है कि ड्रग माफिया की पहुंच अब ग्लोबल हो चुकी है। यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सिनालो कार्टेल केवल एक अपराध संगठन नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सत्ता बन चुका है, जिसकी पकड़ केवल मैक्सिको की गलियों तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, एशिया और यहाँ तक कि अफ्रीका तक फैल चुकी है। इस कार्टेल ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युग में कानून और अपराध के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो चुकी है। जहां सरकारें भ्रष्टाचार से जूझ रही हैं, वहीं ये ड्रग कार्टेल सरकारी संस्थानों से ज्यादा प्रभावशाली और संगठित हो गए हैं। एल चापो की गिरफ्तारी या उसके बेटे ओविडियो गुजमान की गिरफ्तारी जैसी घटनाएं सिर्फ अस्थायी झटके साबित हुईं। असली नेटवर्क, असली ताकत अब भी जिंदा है। दोस्तों, ये थी सिनालो ड्रग कार्टेल की कहानी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रहस्यमयी और खतरनाक अपराधों की कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।